हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 राज्य से साम्राज्य पढ़ेंगे। हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। इस अध्याय में रोशन के रुपये वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस पर शासन किया करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकारी रहा करते थे। वंश। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक वंश कहा जाता है। मौर्य वंश 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ शिलालेख अशोक के शिलालेख मिले हैं। भारत के कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर है, देखते हैं हम लोग। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। ये हो गई उज्जैन ना, नॉर्थ टू साउथ हो गया। और क्या तक्षशिला था ना, हाँ तक्षशिला हो गया नॉर्थ वेस्ट ना। अभिलेख की प्राप्ति और महत्वपूर्ण नगर। अभिलेख की प्राप्ति मस्की, ब्रह्मगिरी, कलिंग उड़ीसा, सोपारा गिरनार गुजरात, सांची मध्य प्रदेश, लौरिया अरेराज ये हो गया पश्चिम चंपारण बिहार, लुम्बिनी मेरठ टोपरा सब महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन।
चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। राजकुमार मीन्स राजा का बेटा। राजा का बेटा। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्र के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों, नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन, कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम में कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। उत्तर पश्चिम में कंबल ना, नॉर्थ वेस्ट कंबल, और क्या था दक्षिण भारत में, साउथ साइड में सोना तो हो गया कर्नाटक में, और कीमती पत्थर। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। नजराना, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में पराया ऐसे वह लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। नियमित ढंग से कर हो गया, और अनियमित से नजराना, ये डिफरेंट है। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाने के पहले खास नौकर उसे खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्रा आधुनिक पटना के बारे में, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल
चीर से घिरा है, जिसमें 1570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिससे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। राजा का महल हो गया। राजा का महल लकड़ी से बना था, लकड़ी से, ये इम्पोर्टेंट है। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। भाषा प्राकृत, प्राकृत ये तो बौद्ध धर्म का भी था और जैन धर्म का भी था। लिपि ब्राह्मी, ये डिफरेंट, लिपि ब्राह्मी, भाषा प्राकृत। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती ऊषा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से तृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है: राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। 8 साल मीन्स 8 वर्ष हो गया, ये 261 BC, ठीक है। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मर जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म संस्कृत शब्द धम्म का प्राकृत रूप है। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। अच्छा, ये अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। बुद्ध के उपदेशों से ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और
स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्र संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। यह कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने वह ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना। दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ आप ओ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। आरंभिक ब्राह्मी, ये तो त्रो लग रहा है ना, त्रिपुरा। ओ हो गया देवनागरी, ऐसे करके बांग्ला, मलयालम, तमिल। मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। क्या क्या था? यह था तुम्हारा सरकारी था ना, कृषक था। अरे यार क्या हो रहा है? कृषक, पशुपालक और शिल्पकार था। व्यापारी, संदेशवाहक, जासूस, जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी कर वसूलते थे। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों, नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना दिया करते थे। बताओ कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। बिल्कुल नहीं। उत्तर पश्चिम में था तुम्हारा ये तक्षशिला था ना, तक्षशिला। और उज्जैन था नॉर्थ टू साउथ। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। ये तो बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे। बिल्कुल गलत। ये तो इसका थोड़ी है। इसके चाणक्य क्या है ना, चाणक्य का विचार था। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम है। बिल्कुल नहीं। कलिंग है तुम्हारा उड़ीसा। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। बिल्कुल सही। लिपि हो गया ब्राह्मी, लेकिन भाषा
भाषा हो गया प्राकृत। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले हुआ। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया करके अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे एनसीईआरटी फैक्ट्स सभी जान सकें। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 8 है ना। एक मिनट, अभी कुछ है क्या? ओके, अभी है। ये इम्पोर्टेंट है। आगे की बात। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इनके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासक को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। शकों के बाद कुषाणों लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 8 में हम लोग कुषाणों के बारे में और अधिक जानेंगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कन्नव कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 साल पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। ये हिंद यवन का सिक्का। हमने देखा कि पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 साल तक टिका रहा। लगभग 1700 साल पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों और पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों को महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए राज्यों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्व अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए हम लोग ध्यान देंगे। सातवाहन सिक्का है ये। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं। अगला चैप्टर हम लोग गांव, शहर और व्यापार को देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय श्री राम।